स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज से हमारा नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो हम कवर कर रहे हैं और उसमें हम जो है हमने इश्यूज इन पार्लियामेंट जो है वो एक मेन टॉपिक था आपका, 5-6 क्लासेस उसकी थी, वो हमने कवर कर ली है। देन 2-3 क्लासेस जो है वो आपकी इसकी थी सेंटर स्टेट रिलेशंस की, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है, अब हम इश्यूज देखेंगे कि जुडिशरी जो है उसमें क्या क्या इश्यूज जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जुडिशरी जो है ये आपकी एट मैक्स 3 क्लासेस तक जाएगी, हो सकता है 2 क्लासेस में भी आपकी जुडिशरी जो है वो फिनिश हो जाए, ठीक है। एट मैक्स 3 जाएंगे लेकिन 2 क्लासेस में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जुडिशरी स्टार्ट करने से पहले एक ना आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी। वैसे तो ये मैंने आपको पॉलिटी जो है वहां पे भी कवर करवाया था, ठीक है, लेकिन एक बार जो है दोबारा से जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक आपका बनता है एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी, ये आपसे जीएस के पेपर में भी पूछ लिया जाता है, आपका जीएस पेपर 2। उसके अलावा कई बार ये टॉपिक जो है ये आपका एसए में भी देखा गया है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी जो है वो किस तरीके से हुई है, उसी से हम अपना ये टॉपिक जो है ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी की एवोल्यूशन जो है वो अलग अलग फेजेस में होती है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट फेज जो देखा गया है वो देखा गया है 1950 से लेके 1967 तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट जो चलती है वो बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो चलती है। आपकी ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारी आजादी जो है वो हमें मिल जाती है, देन उसके बाद जो है हमारी स्टेबल कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो कई सालों तक जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है। और क्योंकि उस टाइम पे जो सीनियर लीडर्स जो है, सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो है वो रूल कर रहे थे, तो वो ऐसा जो है जो हमारी जुडिशरी जो है उन्होंने कभी भी इस तरीके से जो है वो नहीं किया कि जो लेजिस्लेचर जो डिसीजन ले रही हो जुडिशरी जो है वो कभी भी उसके खिलाफ जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत से आपके केसेस हुए, जैसे सज्जन सिंह केस हुआ 1960 में, शंकरी प्रसाद केस हुआ 1956 में। तब उस टाइम पे जो कुछ भी लेजिस्लेचर ने बोला, जिस तरीके से भी रूल जो है वो लेजिस्लेचर ने पास किया, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर जो है उसके साथ रही, ठीक है। दोनों आपस में लाइन में रहे। जुडिशरी ने कुछ भी इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो नहीं की। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लेजिस्लेचर ने की, उसको जुडिशरी ने जो है वो चुपचाप से मान लिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1967 के बाद जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो हिलने जो है वो लगती है। और सेकंड फेज जो आपका आता है वो 1967 से 1977 के बीच में आता है, ठीक है। इसमें सरकारें जो है बहुत बार जो है वो बदलेंगी, ठीक है। ये आता है आपका सेकंड फेज। इस फेज में जो है जो सीनियर लीडर्स जो है वो या तो रिटायर हो चुके थे या मोस्ट ऑफ देम जो है वो मर चुके थे, ठीक है। अब जो नए लीडर्स जो है, इंदिरा गांधी हो गई या आपके राजीव गांधी हो गए, तो वो लीडर्स जो है वो आते हैं। अब जुडिशरी क्या देखती है, जुडिशरी इस टाइम पे बहुत से चेंजेस जो है वो किए जाते हैं, जैसे कि आपकी बिना मतलब की इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। मैंने हमारी जो पिछली क्लासेस जो थी सेंटर स्टेट रिलेशंस जो थे वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से जो है जहां पे कांग्रेस की सरकार जो है वो नहीं होती थी, वहां पे कांग्रेस जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार जो है वो नहीं होती थी, वहां पे जो है प्रेजेंट रूल लगा के जो है जो दूसरी सरकार बनती थी उसको गिरा दिया जाता था। और सेम चीज जो है वो जब दूसरी सरकार पावर में आई तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार के साथ जो है वो करना स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही अगर सेंटर में जो है वो कोई और गवर्नमेंट होती थी या बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी, वो क्या करती थी, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार होती थी वहां पे प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता था। उसके अलावा एक और बड़ी चीज यहां पे ये हुई थी, ये बोला गया था कि डीपीएसपीज जो है उसको इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। और डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो खड़े हुए थे, ठीक है। और सरकार जो है वो ये कह रही थी कि फंडामेंटल राइट से ऊपर है डीपीएसपीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ये सब चीजें चली तो जुडिशरी जो है उसने स्टैंड लेना जो है वो बेहतर समझा, ठीक है। उसके अलावा और बहुत से केसेस आए, जैसे कि आपका केशव नंदा भारती केस जो है, केबीसी केशव नंदा भारती केस जो है वो आता है। उसके अलावा गोलकनाथ केस आता है 1967 में ही, गोलकनाथ केस जो है वो आता है। गोलकनाथ केस जो है उसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जो की गई थी 23rd, 24th और 25th, इसको स्क्वैश जो है वो कर दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा केशव नंदा भारती केस में जो है जो फर्स्ट टाइम जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी बात जो है वो की जाती है। उसके अलावा वहां पे फर्स्ट टाइम जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला जाता है कि कांग्रेस कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर जो है अगर वो कोई भी रूल बनाती है तो अगर वो रूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा। साथ ही साथ ये बोल दिया कि अगर कोई भी ऐसा रूल बनता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो 1967 और 77 से पहले, सॉरी 1967 से पहले क्या होता था, जुडिशरी जो है वो बीच में बोलती नहीं थी, जो लेजिस्लेचर कर रही है उसको करने देती थी। यहां पे आके क्या करना स्टार्ट कर दिया, जुडिशरी ने पार्टिसिपेट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे और दूसरी मेन चीज यहां पे क्या आई, जुडिशियल रिव्यू जो है वो लाई गई और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया गया, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे हम सबको जो है वो लिखेंगे, ठीक है। थर्ड फेज जो है वो आता है आपका पोस्ट 1977 से लेके जो अब तक जो आपका फेज, सॉरी 1977 से 1991 तक का जो फेज जो है वो आपका कहलाता है फेज 3, ठीक है। इसमें आपका मेनका गांधी केस जो है वो आता है, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसकी बात की जाती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट 1991 फेज आता है, जिसमें आपके एलपीजी रिफॉर्म्स जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन जुडिशरी का फेज जो रहेगा वो रहेगा इन 3 फेजेस के बीच में, ठीक है। जो अभी करंट चल रहा है पोस्ट 1991 वो आपका रहेगा जो आपका जो अभी करंट चेंजेस जो है जो आपकी जुडिशरी में जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें आपका कॉलेजियम सिस्टम वगैरह जो है वो सारी बातें जो है वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे एसआर बुमई केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो गाइडलाइंस इशू करता है कि प्रेजेंट रूल अगर किन किन केसेस में प्रेजेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। ये एसआर बुमई केस जो है वो हम सेंटर स्टेट रिलेशंस में ऑलरेडी कवर जो है वो कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2007 में आईआर कोहिलो केस आता है, जिसमें 9 शेड्यूल जो है उसको जो है ये कह दिया जाता है कि ये इम्यून नहीं रहेगा जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया गया था, 9 शेड्यूल जो है वो लाया गया था और उसमें जो है हर चीज जिसको जुडिशियल रिव्यू से परे रखना होता था उसको 9 शेड्यूल जो है उसमें डाल दिया करते थे। जैसे कि आपका आर्टिकल जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको भी जो है 9 शेड्यूल में जो है वो डाला गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी में क्या होता था कि जब भी सरकार कुछ डेवलपमेंट करने जाती तो जो आपके ये जो थे लोग जो थे वो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत, क्योंकि वो आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ था, तो उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और देश की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से उस राइट को उठा के जो है उसको सॉरी फंडामेंटल राइट से क्वैश कर दिया गया एंड देन उस राइट को उठा के जो है वो आपके 9 शेड्यूल जो है उसमें डाल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे आपकी लेजिस्लेचर जो है वो डेवलप हुई, या आप कह लो कि जैसे जैसे आपकी लेजिस्लेचर जो है वो और ज्यादा करप्ट हुई, तो वो जिस भी रूल को ये चाहते थे कि उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ना बोल पाए, उस रूल को उठा के वो 9 शेड्यूल जो है उसमें डाल देते थे। लेकिन फाइनली 1991 में पोस्ट 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए उसमें जुडिशरी ने क्या बोला कि ये जो है स्पेशली आईआर कोहिलो केस में जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या बोला कि जो 9 शेड्यूल जो है वो इम्यून नहीं रहेगा जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। तो ये सारे आपके एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी के फेजेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपके जो इसमें मेन चीज जो आती है वो आपका फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस जो है वो आता है। थर्ड जजेस केस में आपकी बात की जाती है एनजेट की, ठीक है, कि जो किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी ट्रांसफर वगैरह जो है वो किस तरीके से जो है वो की जाएगी, ठीक है। या आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको किस तरीके से जो है वो चुना जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ जो है वो आपका एनजेट केस के तहत जो है वो आता है, वो भी आपके इन्हीं का पार्ट है। उसके अलावा सॉरी आपकी इश्यूज इन जो जुडिशरी जो है उसी का पार्ट है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो बनाने की बात की जा रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें हम रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो क्या क्या जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो जुडिशरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है वो आपकी पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है। ऑलमोस्ट 3.14 करोड़ केसेस जो है वो आपके पेंडिंग है, ठीक है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स एंड जो आपके सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इन केसेस जो है इनके पेंडेंसी ऑफ केसेस के रीजन जो है वो क्या क्या है। उसके अलावा हम ये भी लिखेंगे कि इसमें स्टेप्स जो है वो क्या क्या जो है वो लिए जा सकते हैं। तो इतना ही हम आज की क्लास जो है उसमें करेंगे, ठीक है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी, एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी। इसमें लिखो फेज 1 या फर्स्ट फेज 1950 टू 1967। आज की क्लास जो है वो आपकी पब्लिक होगी। 1950 टू 1967, 1950 टू 1967। देखो, it was a phase of judicial passivity. It was a phase of judicial passivity, 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 where judiciary gave priority to
जुडिशरी गेव प्रायोरिटी टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को अंडरलाइन करो। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि जो सॉवरेन होगी वो पार्लियामेंट जो है वो आपकी वो होगी, ठीक है, यानी कि मर्जी जो है वो पार्लियामेंट की चलेगी या पार्लियामेंट की मर्जी उन्होंने उस टाइम पे चलने दी, ठीक है। पहला चेंज करके लिखो, इन शंकरी प्रसाद केस, इन शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस आपका आया था 1956 में, इन शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस आया था आपका 1960 में। जुडिशरी डिड नॉट चैलेंज, जुडिशरी डिड नॉट चैलेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशरी डिड नॉट चैलेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को CA लिख लो, CA। Judiciary did not challenge any constitutional amendment and upheld the dictum of parliamentary sovereignty, upheld the dictum of parliamentary sovereignty. Full stop, para change. The separation of power dictum, separation of power dictum was held sacred, was held sacred and judiciary avoided to, and judiciary avoided to go into, judiciary avoided to go into legislative or executive sphere, legislative or executive sphere, full stop. But judiciary used to follow, but judiciary used to follow the orthodox tradition, but judiciary used to follow the orthodox tradition in case of property rights, in case of property rights, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी राइट्स जो है, क्योंकि उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो है उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी वो आपको दिया गया था, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंजेस करने होते तो वो लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चले जाते थे और सुप्रीम कोर्ट को जो है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है और जो आपका जो क्या कहते हैं आर्टिकल 12 जो है वो इस चीज की बात करता है कि कोई भी लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो वो नल एंड वॉइड जो है वो घोषित किया जाएगा। आर्टिकल 12 जो है वो इस चीज की पावर देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 के तहत जो है वो इनको जो है जुडिशरी जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर देती थी अगर कोई भी सरकार जो है लॉ पास करती थी जिसमें किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी जो है वो सरकार ले सकती थी। ऐसा कोई भी लॉ अगर सरकार पास करती थी तो जुडिशरी जो है वो उसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर देती थी और सरकार जो है वो डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर पाती थी। डेवलपमेंट किस तरीके से, मान लो आपका खेत है, उस खेत में से सड़क जो है वो जानी है या रेलवे लाइन जो है वो जानी है, तो सरकार जो है वो आपसे खरीद सकती है, ठीक है, या आपको एक अच्छा ऑफर जो है वो दे देती है, ठीक है। जनरली जो आपकी जमीन जो है एट मैक्स दुगने कीमत पे जो है, जो भी आपका रेट चल रहा होता है उससे दुगने कीमत जो है उस पर तो बिकती है, ठीक है। ट्वाइस से थ्राइस भी हो सकता है, थ्राइस से 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। इतने पैसे जो है वो सरकार देती ही देती है। लेकिन लोग जो है वो उस टाइम पे बहुत सी उनकी सेंटिमेंट्स जो है वो जुड़े हुए थे, धरती माँ जो है वो माना जाता था, तो इस वजह से वो जो है वो अपनी जमीन जो है वो देते नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से सरकार को जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो है उसको बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी। अब सरकार इसका ऑल्टरनेटिव क्या निकालेगी, वो सेकंड फेज में जो है वो उसको जो है 9 शेड्यूल जो है वो क्रिएट कर देगी, ठीक है। चलो देखो इसमें, सॉरी इसी फेज में जो है वो 9 शेड्यूल जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लिखो, बट जुडिशरी यूज्ड टू फॉलो द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन, but judiciary used to follow the orthodox tradition in case of property rights, in case of property rights, which hindered the process of, which hindered the process of land reforms, land reforms. So पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू मत लिखो। सो नेहरू गवर्नमेंट, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं दैट मींस के जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्पेशली वो काम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने किया, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं लिखना होता पेपर में, हमेशा गवर्नमेंट जो है वो लिखना होता है, ठीक है। तो लिखो नेहरू गवर्नमेंट टुक द रोड, एक मिनट, रूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टुक द रूट ROUTE, took the route of constitutional amendment and schedule 9 to go beyond the reach of judiciary, next लिखो phase 2 इसमें लिखो in Golaknath case Supreme Court held that legislature cannot override Golaknath case आपका आया था 1967 में। In Golaknath case Supreme Court held that legislature cannot override or infringe the fundamental rights, full stop. Government reverted back with constitutional amendment 23rd, 24th and 25th, 23rd, 24th and 25th, saying that government can infringe fundamental rights, for implementation of its program under DPSPs, full stop, para change. In Keshav Nanda Bharti case, judiciary gave a space in Keshav Nanda Bharti case, KBC, judiciary gave a space to legislature to make certain amendments in fundamental rights, but it should not violate the basic structure of constitution. Next, पहला चेंज करके लिखो, judiciary intentionally did not define basic structure in order to avoid the creation of fear in minds of executive and legislature, as they might believe that components of basic structure are permanently beyond their legislative reach. ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस में जो आपकी जुडिशरी जो थी, उन्होंने लेजिस्लेचर को इतनी स्पेस तो दे दी कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उसको जो है वो आप अमेंड जो है वो कर सकते हो, लेकिन
जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप अमेंड जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपके अमेंड हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो है वो आप चेंज जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब जुडिशरी ने यहाँ पे क्या चलाकी की, उन्होंने कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या क्या है उसको डिफाइन जो है वो नहीं किया। जब हम पॉलिटी कर रहे थे तब भी मैंने आपको यही बताया था कि जुडिशरी ने बड़ा दिमाग लगाया, जुडिशरी ने बताया, जुडिशरी ने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ आप कोई भी अमेंडमेंट जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो हम जो है वो हम आपको टाइम आते आते जो है वो बताते रहेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जुडिशरी जो है वो जो जो चीज उसका मन करता है उसमें ऐड करने के लिए वो चीज जो है उसमें ऐड जो है वो करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा जुडिशरी का रीजन ये भी था कि अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर उसको डिफाइन जो है वो कर दिया तो उसमें आगे स्कोप जो है वो ना तो हमारे पास आगे स्कोप रहेगा, दूसरा अगर हम उसको डिफाइन कर देते हैं तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव और जो आपकी लेजिस्लेचर जो है उसके दिमाग में ये डर बैठ जाएगा कि ये जो है क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कोई भी काम जो है वो नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ उसी टाइम पे वे आउट जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जुडिशरी ने कभी भी इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या चीज जो है कौन सी चिड़िया होगी, वो किस चिड़िया का नाम होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी डिफाइन नहीं किया, जिस चीज का उनका मन करता है कि ये चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगी तो उस चीज को वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो रख देते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट declared emergency and Article 21 was suspended for the first time. This order was held unconstitutional. By many high courts, but Supreme Court held it constitutional. Full stop. This decision is considered as a blot over judicial independence. लिखो फेज 3 1977 to 1991। लिखो इसमें up till now judiciary was following the principle of sacredness of procedure established by law. But in Menka Gandhi case, Supreme Court stressed that due process of एक काम करो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को कोट अनकोट में करो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को कोट अनकोट में करके आओ। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, बट इन मेनका गांधी केस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस्ड दैट अब कोट अनकोट में लिखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोट क्लोज should also be followed, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है इसके ऊपर मैंने क्लास जो है वो बनाई हुई है पॉलिटी में, ठीक है। तो वहां पे जो है वो देख लेना अगर आपको इसका मतलब जो है वो नहीं पता है, ठीक है। 15-20 मिनट की एक्सप्लेनेशन है वो सारी, ठीक है। देन उसके बाद जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसकी डेफिनेशन लिखवाई है, क्या कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसकी डेफिनेशन लिखवाई है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसकी डेफिनेशन भी जो है वो लिखवाई है, ठीक है। तो टोटल आधे घंटे का जो है वो सारा जो है कार्यक्रम है वो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पैरा चेंज करके, afterwards Justice PM Bhagwati
introduced PIL, public interest litigation, through which court started playing an active role in Indian social revolution. नेक्स्ट लिखो फेज 4 लिखो पोस्ट 1991, ठीक है। इसमें जो आपके एलपीजी रिफॉर्म जो है वो आ जाएंगे, आपका आर्टिकल 370 जो है वो आ जाएगा, उसके अलावा जो आपका ये जो है एलजीबीटी राइट्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और सबरीमाला केस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी 1991 के बाद से लेके अभी तक जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ जो है वो इसमें आएगा। ट्रिपल तलाक जो है वो वहां पे उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जो कुछ भी जो आपको केस याद है, जो इंपॉर्टेंट केस जो है आपको याद है, नफ्तेज जौहर जजमेंट जो है वो लिख सकते हो। उसके अलावा जो आपके ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो आपका एक्ट है, कौन सी गाइडलाइंस है वो, विशाखा गाइडलाइंस जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो मन चाहे जो भी 1991 के बाद जो भी इंपॉर्टेंट जो आपकी वो जो आई है, क्या कहते हैं, जजमेंट जो है वो आई है, वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखो आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 there was a rapid deterioration of environment. Full stop. Supreme Court in Ratlam municipal case, Ratlam municipal case and Shriram fertilizers case, favored the victims of environment pollution and personalities such as Justice Kuldeep started playing an active role in the sphere of environment as well. Next point, further in SR Bomai case, पैरा चेंज करके लिखो, further in SR Bomai case, और जितने भी केसेस है उसको सबको अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। Further in SR Bomai case, Supreme Court issued guidelines for implementing present rule in state, thus interfering in executive sphere and limiting its power in case of present rule. Full stop. In 2000 पैरा चेंज करके लिखो, in 2007 court passed a judgment. Supreme Court लिखो, Supreme Court passed a judgment in IR Kohilo case. Supreme Court passed judgment in IR Kohilo case which held that components of ninth schedule will not be immune to judicial review.
जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैरा, ऑल लॉज पास्ड आफ्टर, नहीं इसी पैरा के साथ ही लिखो, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि 9 शेड्यूल में जो जो चीजें जो है वो 1973 से पहले जो जो चीजें जो है, पता नहीं 24 अप्रैल के 22 अप्रैल ऐसे करके एक दिन था जिस दिन भी आपकी केशव नंदा भारती की जजमेंट आती है, आई थिंक 24 अप्रैल 1973 का दिन है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, डे चेक कर लेना, और वैसे भी जहां पे मैंने इस सब के बारे में लिखवाया वहां पे मैंने आपको प्रॉपर डेट जो है वो लिखवाई हुई है, ठीक है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 24 अप्रैल, मैं चेक ही कर लेता हूं। अप्रैल 1973, ठीक है। तो आईआर कोयलो केस में जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या बोला कि जो जो चीजें 9th शेड्यूल में जो जो चीजें 24 अप्रैल 1973 से पहले डाल दी गई हैं, ठीक है, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन जो भी चीजें 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में ऐड की गई हैं उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है, ठीक है। ये बात जो है आईआर कोहिलो केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बोली थी, ठीक है। तो लिख लो, ऑल लॉज पास्ड आफ्टर केशव नंदा भारती केस जजमेंट, all laws passed after KBC judgment which are put under 9th schedule will be open to judicial review, full stop। पैरा चेंज करके लिखो, in all these years Supreme Court has vastly expanded the provisions of Article 21 and in Puttaswamy case right to privacy is also held, and in Puttaswamy case right to privacy is also held as a fundamental right, ठीक है। लास्ट पैरा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, in all these years Supreme Court has vastly expanded the provisions of Article 21 and in Puttaswamy case right to privacy is also held as a fundamental right, ठीक है। देन उसके बाद एक हेडिंग लिखो, फर्स्ट जजेस केस, देन लिखो सेकंड जजेस केस एंड देन लिखो थर्ड जजेस केस, ठीक है। फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस जो है ये मैंने आपको, वैसे तो थर्ड जजेस केस भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन थर्ड जजेस केस क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड है, कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, इस वजह से यहाँ पे थर्ड जजेस केस जो है मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट जजेस और सेकंड जजेस केस, वहां पे ब्रैकेट में करके लिख लो रेफर फ्रॉम पॉलिटी नोट्स, लिखो थर्ड जजेस केस, लिखो इन दिस केस Supreme Court made following observations. First लिखो, consultation means concurrence. Second, it expanded the collegium system, इसी से related है हमारी क्लास, it expanded the collegium system, that is now Supreme Court has to now Chief Justice of India has to, Supreme Court काट दो,
Chief Justice of India has to consult दोबारा रिपीट कर रहा हूं सेकंड पॉइंट. It expanded the collegium system, that is now Chief Justice of India has to consult with four senior most judges. Full stop. Third point, for appointment concurrence of at least 3 judges is needed. Concurrence of at least 3 judges is needed, which must include Chief Justice of India. ठीक है, तो उसमें क्या बात कही गई आपके, ये जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें यह बोला गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस जो हैं ये मिलके जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि जो आपका कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कितने लोगों का होगा. एक चीफ जस्टिस होगा और 4 जजेस जो है वो इंक्लूड होंगे. ठीक है, तो ये 5 लोग जो है ये इंक्लूड होंगे. अब अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजेस प्लस यानी कि 2 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 3 लोग जो हैं वो चाहिए. ठीक है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है आपके 4 जजेस जो है वो कह दें कि इस बंदे को अपॉइंट कर दो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कह दे कि नहीं उस बंदे को अपॉइंट नहीं करना, तो वो बंदा जो है वो अपॉइंट जो है वो नहीं होगा. यही प्रॉब्लम है इस सिस्टम में. ठीक है, कि 4 जजेस कह रहे हैं कि इस बंदे को अपॉइंट कर देना चाहिए. ठीक है, डेमोक्रेटिकली भी देखा जाए या सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो उस बंदे को अपॉइंट कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रोविजन क्या डाली हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये भी मानना चाहिए. इसका मानना जो है वो ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो 5 लोगों में से कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो कब होगी, जब 3 लोग जो है वो मानेंगे. ठीक है, 5 जजेस में से 3 जजेस जो है वो अगर मानेंगे, लेकिन उन 3 जजेस में एक जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये होना चाहिए. ठीक है, यही प्रॉब्लम है आपकी कॉलेजियम सिस्टम की. ठीक है, लिखो, फॉर अपॉइंटमेंट कॉन्करेंस ऑफ एटलीस्ट 3 जजेस इज नीडेड विच मस्ट इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब लिखो प्रॉब्लम्स इन कॉलेजियम सिस्टम. Problems in collegium system. देखो, Supreme Court is already overburdened. Supreme Court is already overburdened, and it is difficult to allot time to, collegium proceedings because of which many posts in High Court and Supreme Court remain vacant. It increases the delay in justice. ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिखी है, ठीक है, वैसे तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है, प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो होनी चाहिए. हाँ, ये वाली जो रूल जो है ये निकाल देना चाहिए. रूल ये होना चाहिए कि जितने 3 नंबर ऑफ जजेस जो है वो चाहिए, सीजीआई उसमें मानता है नहीं मानता उसकी सही जो है वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 3 जजेस मानते हैं तो उस बंदे को अपॉइंट जो है वो कर दो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे. ठीक है, एक चीज तो ये करेक्ट वे तो ये होना चाहिए. दूसरा करेक्ट वे क्या हो सकता है कि जैसे यूपीएससी जो है वो कंडक्ट करवाती है ना एग्जाम, आईएएस आपके आईएएस वगैरह जो है वो चुने जाते हैं, या
आईपीएस वगैरह, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी जितने भी आपके डिपार्टमेंट जो है वो आते हैं, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज आती हैं, तो उनका उन लोगों का चुनाव जो है इस तरीके से होता है। ऐसे ही आप क्या करो कि एक इंडियन जुडिशरी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसके थ्रू जजेस जो है उनको चुनना जो है वो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, जितने उनके एग्जाम्स लेने हैं, जिस तरीके से आपको उनकी छटनी जो है वो करनी है उस तरीके से करो, और आपके जजेस जो है वो आप कंप्लीट कर दो, ठीक है, जो आपके पेंडिंग केसेस जो है वो सही हो जाएंगे, और जो आप इंटरव्यू रखना चाहते हो वहां पे जो है इनको जजेस को जो है वो आप इंक्लूड कर दो, रिटायर्ड जजेस जो है उनको इंक्लूड कर दो। लेकिन सरकार जो है वो क्या कह रही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो हम करें, ठीक है, लेजिस्लेचर या स्पेशली जो आपकी गवर्नमेंट इन पावर है या आपकी जो एग्जीक्यूटिव जो है वो ये चाहती है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो हम करें। उस वजह से होगा क्या, क्योंकि जजेस जो है वो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, जो एवोल्यूशन जब हमने किया तो हमने देखा था कि जजेस जो है वो किस तरीके से सरकार के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए थे, ठीक है, सरकार अपनी मर्जी से प्रेजेंट रूल ला रही थी तो उन्होंने क्या किया, आईआर कोहिलो केस जो है वहां पे सारी गेम ही जो है वो चेंज कर दी, ठीक है, सरकार जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको इन्फ्रिंज कर रही थी, ये जो है केशव नंदा भारती केस लाके उन्होंने, सॉरी आईआर कोहिलो केस आपका एसआर बोम्मई केस में उन्होंने प्रेजेंट रूल के लिए जो है वो लाए, और आईआर कोहिलो केस में उन्होंने जो ये जो 9th शेड्यूल लेके आए थे जिसमें सब कुछ जो है वो डाली जा रहे थे, जिसको जुडिशियल रिव्यू से जो है वो बाहर रख रहे थे, तो उन्होंने उसी को जो है वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो जुडिशरी जो है वो स्टैंड लेती है सरकार के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपकी जुडिशरी ही सरकार के द्वारा अपॉइंट होने लग गई तो वो जो है वो सरकार के अगेंस्ट स्टैंड जो है वो नहीं ले पाएगी। इस वजह से सरकार के द्वारा जो है आपके जजेस जो है वो नहीं चुनने चाहिए, जो राइट वे होना चाहिए वो यही होना चाहिए। अगर आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए, राइट वे जो है वो यही होना चाहिए कि जैसे हम यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं वैसे ही आप एक इंडियन जुडिशरी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करवा लो, ठीक है। तो ये जब हम रिकमेंडेशंस कर रहे थे, आई थिंक राजा मन्नार कमीशन ने जो है ये रिकमेंडेशन जो है वो ये या पंची कमीशन या फिर आपकी राजा मन्नार जो आपकी कमीशन जो है उन्होंने ये रिकमेंडेशन जो है वो ये दी थी कि एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करवा लो, और उससे तहत जो है वो आप अपने जजेस जो है उनको अपॉइंट करना जो है वो स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो आपकी ये है कि जो आपका जस्टिस जो है वो डिले हो रहा है, कि ये जजेस जो है यही जो है ये कोलिजियम सिस्टम में बैठते हैं, तो वो जाके अपने जो केसेस जो है वो उनको देखें या फिर जो है दूसरे जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, देयर आर 20 जजेस पर मिलियन केसेस, देयर आर 20 जजेस पर मिलियन, सॉरी केसेस नहीं है, देयर आर 20 जजेस पर मिलियन इन इंडिया, ये डेटा है आपका 2019 का, फुल स्टॉप। लॉ कमीशन recommended that there should be 50 जजेस पर मिलियन, 50 जजेस पर मिलियन का मतलब है मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, 10 लाख लोगों के पीछे 50 जजेस जो है ये होने चाहिए, एक इनका कहना है, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, 10 लाख लोगों के पीछे आपके सिर्फ 20 जजेस हैं, ठीक है। तो वो जो है वो उतने लोगों के जो भी केसेस वगैरह जो है ये 20 लोग जो है ये हैंडल करते हैं, ठीक है, 10 लाख लोगों के केसेस। देखो सेकंड जो प्रॉब्लम है, देखो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देखो there have been allegations that merit has not been the criteria, rather caste, religion, family, caste, religion, family have been prevailing as parameters for appointing, full stop. Whether the allegations are correct or not, but still the system should be more transparent. Should be more transparent. System should be more transparent. Third point, collegium proceedings are not subject of RTI.
राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम बना है इसने क्या फैसला दिया है, किस तरीके से फैसला दिया है, उसके ऊपर आप आरटीआई भी जो है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उसको आरटीआई के परव्यू से भी बाहर रखा गया है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लो, कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ आरटीआई, नॉट सब्जेक्ट ऑफ आरटीआई। नेक्स्ट लिखो फोर्थ पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, memorandum of procedure with respect to appointment, memorandum of procedure with respect to appointment do not have active participation, do not have active participation of legislature and executive Next लिखो रिफॉर्म्स इन कॉलेजियम सिस्टम, रिफॉर्म्स इन कॉलेजियम सिस्टम लिखो इसमें NCRWC recommended that NJAC should be created, full stop. However, NCRWC recommended that NJAC should be created, full stop. However, comma, it issued guidelines, that it should not compromise the basic structure of constitution, full stop. Second point, global trends, इसमें लिखो in most of the countries there is a shift towards independent appointment mechanism. For example, Australia, Canada, UK, South Africa, etc. इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम लेते हो वैसे ही इंडियन जुडिशरी सर्विसेज करके एक सर्विसेज क्रिएट कर दो, वो इनके एग्जाम लेंगी, वही इनकी चटनी करेंगी, जो बनेगा जो लोग जो है वो सिलेक्ट होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस जो है वो लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स कैन बी मेड ओपन टू मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो भी कॉलेजियम की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको ब्रॉडकास्ट जो है वो करना वो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, यानी कि वो ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उसको आरटीआई के अंदर जो है वो लाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, देयर कैन बी an executive legislative participation, in formulation of memorandum of procedure. Next, anyone now, pendency of cases. लिखो इसमें, there are 3.14 crore cases pending in India, but on other hand speedy trial is a part of
right to life under Article 21, right to life under Article 21 of Constitution. Under Article 21 of Constitution. Full stop. Para change. Law Commission report 2009 said that it would require 464 years to clear the trials of pending cases with present strength of judges. Next heading डालो. Reasons of pendency of cases. First point, low judge strength. देखो, there are only 20 judges per million population. There are only 20 judges per million population in India. Next point, expenditure. देखो, India spends only 0.09% of GDP to maintain its judicial infrastructure. जजेस को जो पे वगैरह जो दी जाती है वो काफी hefty अमाउंट जो है वो होती है, लेकिन जो कोर्ट जो है वो देखोगे आप तो उनके ऊपर कोई भी काम जो है वो नहीं किया जाता. ठीक है, वो जैसे बने वो वैसे के वैसे ही जो है वो बने पड़े हैं. ठीक है, जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना उनकी रिपेयर जो है वो करवाई जाती है, थोड़ी बहुत रिपेयर जो है वो करवा दी जाती है, लेकिन जितना खर्च करना चाहिए उतना जो है वो नहीं किया जाता. रादर देन इनको पैसे जो है वो बहुत मिलते हैं. ठीक है, कि इनको पे जो है काफी hefty अमाउंट में जो है वो दी जाती है. ठीक है, जितनी पे जो है आपके क्या कहते हैं MLAs वगैरह जो है वो लेते हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही पे जो है वो इनको मिलती है. ठीक, नेक्स्ट देखो, 46% ऑफ केसेस. नेक्स्ट पॉइंट, 46% ऑफ केसेस include government and its agencies. 46% of cases include government and its agencies. Therefore, government is the biggest culprit. Therefore, the government is the biggest culprit of excessive litigation. Fourth point, special leave petition include 40% of Supreme Court pendency of cases. 40% of Supreme Court pendency of cases. Next heading डालो, consequences / implication of pendency. इसमें लिखो, economic survey 2017-18 stressed that pendency leads to stalled projects, comma, discourage investments and hamper tax collection.
and hamper tax collections. Full stop. Second point, it increases the project cost. It increases the project cost by almost 60%. By almost 60%. Next point, justice delayed is a justice denied. Justice delayed is a justice denied. Full stop. Judicial proceeding in itself, judicial proceedings in itself become punishment for both the parties. For both parties. Next, we go steps to be taken. Steps to be taken to reduce pendency. Steps to be taken to reduce pendency. इसमें लिखो first point, Parliamentary Standing Committee (PSC), Parliamentary Standing Committee stressed that suitable land should be provided. Parliamentary Standing Committee stressed that suitable land should be provided for construction of court buildings. Court buildings. Second point, All India Judiciary Services. All India Judiciary Services can be established which will increase the number of judges, and will ultimately lower down the pendency of cases. Next point, village legal care. Village legal care and support centers. Village legal care and support centers can be established by high courts. Full stop. Next point, revamping National Judicial Data Grid. Revamping National Judicial Data Grid so that comprehensive data is available. Regarding pendency of cases. Next point, National Judicial Appointment Commission. National Judicial Appointment Commission, NJA कहते हैं जिसको, can be established to set up the appointments of judges. Next we go. Next heading, excessive government litigations. इसमें लिखो, recently Supreme Court has imposed a fine of rupees 1 lakh. Recently Supreme Court has imposed a fine of rupees 1 lakh over government for frivolous litigations. Frivolous litigations. Full stop. Government is a party to 46% of pendency of cases. Government is a party to 46% of pending cases 46% of pending cases in Supreme Court या pendency of cases in Supreme Court. जो लिखना है वो लिख लो. Next लिखो, Supreme steps taken.
रिपीट कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट, जिस 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 तरीके से लिखना होगा लिख लेना। सॉरी सेकंड पॉइंट नहीं, वो लाइन जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट इज पार्टी टू 46% ऑफ पेंडिंग केसेस इन सॉरी गवर्नमेंट इज अ पार्टी टू 46% ऑफ पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट इज अ पार्टी टू 46% ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट लिखो स्टेप्स टेकन। देखो फर्स्ट पॉइंट, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी was formulated in 2010 इसमें सब पॉइंट्स लिखो। गवर्नमेंट must cease to be a compulsive litigant. Government must cease to be a compulsive litigant. Second point, second sub point यानी कि easy approach of quote unquote में लिखो let the court decide. Easy approach of courts, let the courts वाला court, let the courts decide. Let the courts decide. Must be condemned. Next लिखो third sub point, challenge to the orders of tribunals should be an exception rather than a matter of routine. Fourth sub point, it recommends setting up of national and regional monitoring system. It recommends setting up of national and regional monitoring system and nodal officers in each department to track to court cases. सेकेंड मेन पॉइंट, यह भी फर्स्ट मेन पॉइंट चल रहा था, उसके हमने 4 सब पॉइंट्स लिखे। सेकेंड मेन पॉइंट, गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड कैपिटल में लिखना लिम्स, LIMBS, लिम्स। फुल फॉर्म क्या है इसकी, लिखो ब्रैकेट में, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड लिम्स, ब्रैकेट में लिखो लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, bracket close. Portal to track the cases in which government is a party, full stop. Third point, in 1989 Department of Public Enterprises had set up permanent machinery of arbitrators, full stop. Fourth point, Law Ministry called for Law Ministry
ministry called for action. Law ministry called for action for special areas clearance drive. Special areas, ARIORS areas clearance drive. नेक्स्ट लिखो वे फॉरवर्ड या फिर सजेशंस. वे फॉरवर्ड या फिर सजेशंस लिखो. It asked income tax department that they must limit their, यहां पे it कौन है? it लिखो law ministry. Law ministry asked income tax department that they must limit their appeals as their success rate is just 30%. Law ministry asked income tax department that they must limit their appeals as their success rate is just 30%. Next point. It recommended for horizontal cooperation between separate powers, that is government and judiciary to address the law delay. Third point, on line of consumer ministry, comma, online mediation centers can be established. Fourth point, national litigation policy should be revised. इसमें लिखो सब पॉइंट. फर्स्ट सब पॉइंट, it should address the dispute at all three stages. फर्स्ट लिखो प्री लिटिगेशन स्टेज. फर्स्ट स्टेज है प्री लिटिगेशन स्टेज, सेकेंड है लिटिगेशन स्टेज, थर्ड है पोस्ट लिटिगेशन स्टेज. फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट सब पॉइंट था इट शुड एड्रेस द डिस्प्यूट्स एट ऑल थ्री स्टेजेस, प्री लिटिगेशन स्टेज, लिटिगेशन स्टेज, पोस्ट लिटिगेशन स्टेज. सेकेंड सब पॉइंट, देयर शुड बी consequences for violation of policy. Third sub point, it should promote alternative dispute resolution. ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी खींच रहे हैं हम. नेक्स्ट हेडिंग डालो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट.
लिखो आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 कॉमा आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 215, 129, 142 and 215 of Constitution of India, and Contempt of Court Act, 1971, West VESTS, West, the superior courts, that is High Court and Supreme Court, with power to punish for their contempt, full stop, para change. It is also facilitated by Article 19 Clause 2. Article 19 Clause 2. Full stop. The purpose behind the contempt provision is to protect the administration of justice, from being maligned to ensure compliance with judicial orders, full stop. The contempt of court is defined in 1971 Act. It is of two types. सबसे पहला है सिविल कंटेम्प्ट. देखो, willfully disobeying the orders of court. ठीक है, कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया हो या आपको बुलाया हो वहां पे, ठीक है, आप ना गए हो, तो वो जो है वो आपका सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. लिखो इंटरफेयरिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, comma, scandling the court or lowering its authority. ठीक है, तो ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है वो आता है. ठीक है, वैसे इसका बहुत सा मिसयूज जो है वो भी किया जाता है जजेस के द्वारा ही. ठीक है, लिखो, वो भी लिखेंगे क्या क्या मिसयूज जो है वो किया जाता है. लिखो why it is needed. अब लिखते हैं इसकी जरूरत जो है वो क्यों है. लिखो its power to punish for non-compliance of its order is essential to maintain confidence. Its power to punish for non-compliance of its order is essential to maintain confidence in judiciary and rule of law. Next point. It acts as a tool against rich and powerful by forcing compliance
by forcing compliance with court order. With court order. Full stop. In this way, it ensures equality. In this way, it ensures equality. Third point. In 274th Law Commission report, in 274th Law Commission report, it was said that no changes are required. It was said that no changes are required in 1971 statute. No changes are required in 1971 statute, comma, in the absence of legislation. In the absence of legislation, the courts have power to punish. The courts have power to punish for their contempt. For their contempt. Full stop. Fourth point. It is needed to maintain the credibility. It is needed to maintain the credibility and efficiency of the court. And efficiency of the court. Last point. It is needed to maintain the independence of judiciary. It is needed to maintain the independence of judiciary. Next heading डालो, arguments for re-looking into it. Arguments for re-looking into it. देखो, first point, it goes against fundamental rights of freedom of speech and expression. It goes against the fundamental rights of freedom of speech and expression. ठीक है, हम जो है कोर्ट्स के अगेंस्ट जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं बोल सकते. इनफैक्ट जो क्या कहते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो भी उनका जो है वो नहीं कर सकते. किसी जज का दिमाग खराब हो, वो बोल दे कि ये जो है ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो वो जो है आपको जेल जो है वो हो सकती है. ठीक है, या आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट जो है वो भी लगाया जा सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो भी लगाया जा सकता है. ठीक है, तो इस वजह से जो है इसको जो है वो दोबारा से जो है वो ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है. सेकेंड, इन a democracy, judicial accountability is required. Judicial accountability is required. For example, terming FIR against terming FIR against sitting judge is a contempt of court. ठीक है, आप सिटिंग जज के ऊपर जो है FIR भी जो है वो दर्ज नहीं करवा सकते. ठीक है, इसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये माना जाता है. टर्मिंग FIR अगेंस्ट सिटिंग जज इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रेजिंग द क्वेश्चन अबाउट इट्स अकाउंटेबिलिटी. Third point, terms like scandalizing the court are open-ended and vague. Terms like scandalizing the court are open-ended and vague and are prone to misuse. Next point, in UK as well, the offence of scandalizing the court as a ground for criminal contempt
as a ground for criminal contempt has been abolished since 2013, has been abolished since 2013, ठीक है। 2013 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, सॉरी स्कैंडलाइजिंग कोर्ट को स्कैंडलाइज करना जो है यूएसए ने उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट से बाहर जो है वो कर दिया था, ठीक है, 2013 में। नेक्स्ट देखो, हमारे इंडिया में अभी भी चल रहा है, ठीक है। स्कैंडलाइजिंग द इमेज ऑफ कोर्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो माना जाता है आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। कंक्लूजन लिखो इसका, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजंस, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजंस can be abolished in high court, and if the results are positive, this can be followed in Supreme Court as well, in phases, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की होगी, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है एडीआर जिसको कहा जाता है, वो जो है वो क्या होता है, वो जो है उसके बारे में ऑलरेडी आपकी क्लास जो है पॉलिटी वाली क्लास जो है बनी हुई है, वो जो है एक बार देख के आना, ठीक है। काफी मैंने जो है वो आपको जो है 4 फेजेस जो है उसके वो होते हैं, ठीक है। एक कहानी बना के जो है मैंने आपको सुनाई थी, उसको एक बार जो है वो दोबारा देखा, ठीक है। उसको देखने के बाद हम इसमें जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एडीआर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटेड इश्यूज जो है वो क्या है वो हम लिखेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी जो है या तो गवर्नेंस में कवर करवाई है या फिर मैंने लिखवाई है, या तो गवर्नेंस में या फिर पॉलिटी में जो है जब हमने ये डिस्कस किया था वहीं पे जो है वो मैंने आप जो है आपको वो लिखवानी होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका मीडिएशन, कंसिलिएशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आर्बिट्रेशन, ये सब कुछ जो है वो आपका एडीआर जो है उसमें आता है, ठीक है। 4 फेजेस होते हैं इसके, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन चारों में जो है वो आता है, ठीक है। तो मैंने आपको गर्लफ्रेंड, उसकी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इन तीनों की कहानी बना के जो है वो एक चीज जो है वो एक कहानी जो है वो मैंने आपको वो सुनाई थी, ठीक है। तो वो एक बार देखा ना, उससे आपको एडीआर समझना जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये करने के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें हम एडीआर जो है उसमें क्या क्या इश्यूज जो है वो कवर करेंगे, क्या क्या सजेशन जो है वो देंगे। उसके अलावा हम करेंगे जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो आपका इश्यूज इन जुडिशरी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।